आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विपक्ष की पाठशाला @2027। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 30 अप्रैल को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विशाल संविधान बचाओ रैली आयोजित कर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों के संविधान विरोधी रवैये और जन विरोधी नीतियों को खिलाफ हुंकार बनने और यह निर्णय बीते दिन प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस समय देश में न केवल कांग्रेस बल्कि देश के लोकतंत्र व संविधान के सामने बड़ी चुनौती आज खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेनाबूद करने पर तुली हुई है, जहां एजेंसियों को सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज़ को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वह देश में लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। और इसीलिए कांग्रेस की पाठशाला से ये परिणाम निकल कर आया है कि पूरे देश में आगामी दिनों में देशव्यापी संविधान बचाओ रैली प्रदेश, जिला व विधानसभा से बूथ स्तर तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य आगामी 2027 में जीत को लेकर आका जा रहा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस रैली को उनके गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की पोल खुलने की तिलमिलाहट बताया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए विस्तृत रिपोर्ट। को बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में पिछले दिनों संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कैलेंडर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश में आगामी 40 दिनों तक संविधान बचाओ संविधान कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत 30 अप्रैल को रेंजर ग्राउंड में राज्यव्यापी रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों में और उसके बाद 70 विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। वहीं जगह जगह गोष्ठी आयोजित की जाएगी, कहीं रैली निकाली जाएगी तो कहीं लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। का कार्यक्रम है, 40 दिन का पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसमें संविधान बचाओ कार्यक्रम प्रदेशों में होने हैं। उत्तराखंड प्रदेश में हमने जो प्लान किया है, आगामी 30 अप्रैल को प्रदेश व्यापी रैली हो रही है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रदेश के हर जनपद में संविधान बचाओ रैली करेंगे और उसके बाद प्रदेश की 70 विधानसभाओं में ये अभियान चलेगा संविधान बचाओ का, जिसमें गोष्ठियां होंगी, सम्मेलन होंगी, हमारी पदयात्राएं होंगी। संविधान के मामले में बहुत गंभीर पार्टी है, क्योंकि संविधान पर लगातार जिस प्रकार से आरएसएस, भाजपा, संघ परिवार के लोग हमला कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तमाम कानूनों में जो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से तमाम तरह की गलत व्याख्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, तो जनता के बीच में जाकर के ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। कांग्रेस को ये सड़क पर उतरकर संविधान बचाने की रैली निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये बात सोचने की है। अगर वो संसद में रह करके और खास तौर पर उत्तराखंड में अगर मित्र विपक्ष की नहीं बल्कि एक प्रखर विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करती, तो शायद ये संसद में जो सड़क पे जो संविधान बचाओ रैली उनको निकालने की जरूरत नहीं थी। हम तो यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जिसने धोखा दिया है, वो एक डूबता हुआ जहाज आज की डेट में कांग्रेस उसी तरह से डूब रही है। और बहुत जल्द बीजेपी ने भी उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत बड़ा धोखा दिया है समय समय पर, तो उनका भी जहाज इसी प्रकार से डूबता मुझे नजर आ रहा है। अब जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान बचाने के लिए हर सरकार ने जो कमी रखी है, सरकार संविधान को छेड़छाड़ की है, संविधान की अवहेलना की है,
तो मैं समझता हूं कि उनको अब सड़क पर उतरकर इस प्रकार से संविधान बचाने रैली निकालकर ढोंग नहीं करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि अहमदाबाद अधिवेशन में पारित न्याय पथ संकल्प प्रस्ताव से आरएसएस व भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है और इससे खिसियाकर भाजपा सरकार ने आनन फानन में तथ्यहीन आरोप लगाते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी से झूठी व तथ्यहीन चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करवा दी, केवल कांग्रेस को बदनाम करने के इरादे से, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और अब जबकि देश का लोकतंत्र व संविधान खतरे में है तो कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने नेताओं से आग्रह किया है कि वे अगले 40 दिनों तक चलने वाले इस संविधान बचाओ रैली के अभियान में बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक के एक कार्यकर्ता को जोड़ने के अलावा उन सभी का भी सहयोग व समर्थन ले, जो देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को भी रैली व प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। कि केंद्रीय कार्य समिति और अधिवेशन में जो फैसले लिए गए, जो प्रस्ताव वहां पर पास हुए, वो कैसे क्रियान्वित होंगे, उसके लिए पूरे देश के अंदर कल कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठकें हुई और उसमें निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख को प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में भी 30 तारीख को संविधान बचाओ रैली जो है देहरादून में होगी और इस रैली के माध्यम से हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा की हनक और सनक से चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सोचती है कि जो उसका घोषणा पत्र है वही देश का संविधान है और देश के आम आदमी का, चाहे वो दबा कुचला व्यक्ति हो, चाहे गांव का अंतिम व्यक्ति हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने आप से ही बचाव की यात्रा निकालनी चाहिए थी। दूसरा, जिस प्रकार से वो संविधान बचाओ की यात्रा निकालने के लिए पूरे देश में अलग जगाने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। ईडी का जिस तरीके से शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उसको लेकर के वो संविधान बचाओ की यात्रा निकाल रहे हैं। यानी कि गलत काम भी आप करो, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार भी आप करो और तमाम उन चीजों को आरोप आप जो है सत्ता पक्ष पर लगाने का काम करो। आपने कुकृत्य किए हैं, उन कुकृत्य की अगर आपको सजा मिल रही है तो आप संविधान बचाओ की बात करते हैं। उस समय आप संविधान बचाओ की बात नहीं करते जिस वक्त आप भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, जिस वक्त आपके लोग जो है इस देश को लूटने का काम करते हैं, उस वक्त आपको संविधान याद नहीं आता, लेकिन आज आपको संविधान याद आ रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि पार्टी नेता इसी प्रकार से एकता के साथ संगठन को मजबूत करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाएगा तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम नेता एकजुट होंगे। हालांकि कांग्रेस को बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कारण भीतर घात माना गया है। इस समय कांग्रेस के हाथ खाली हैं और 2027 भी दूर। इसी वजह से अब कांग्रेस कार्यक्रमों के माध्यम से अपना कुड़वा जोड़ने लगी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राजेंद्र चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दीपक रावत है, यूकेडी के प्रवक्ता, और रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो राजेंद्र चौधरी जी, आप ही के पास चलूँगा। संविधान बचाओ रैली, इस रैली से क्या रास्ता निकलेगा? इस रैली को लेकर क्या उद्देश्य हैं? और ये रैली एक बार मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा, एक बस ऑडियो सबकी क्लियर करा ली जाए।
आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है आपको? चलिए विशाल पंडित जी, आवाज सही आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। 30 तारीख को जो हमारी पार्टी जीत की तैयारी और रैली होगी भारी, ये कांग्रेस ने क्या है उनकी पाठशाला लगाई है। विधानसभा से बूथ स्तर तक तैयारी की गई है संविधान बचाओ रैली की। इसमें करण मेहरा अध्यक्षता करते हुए उसकी नज़र आ रहे हैं। क्या सारे पैनलिस्टों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। चलिए राजेंद्र चौधरी जी के पास चलूंगा। राजेंद्र जी, आप ही से मेरा पहला सवाल था कि जो संविधान बचाओ रैली, इस रैली से निष्कर्ष क्या निकला? क्या माना जाए 2027 का आगाज कांग्रेस ने कर दिया है? जी, इस रैली के माध्यम से हम संविधान को बचाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें 7-8 हजार लोगों की चिन्हित करके वोट काट दी गई, जो भाजपा के वोटर नहीं थे। दलित, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियंस और कांग्रेस के कुछ जो है पुराने परिवार, लगभग 2000 लोगों की वोट के नाम जो है गलत कर दिए। सुरेश कुमार का सुरेश सिंह कर दिया, किसी का कुछ और कर दिया, किसी के वल्दियत में चेंज कर दिया, किसी के इस वार्ड से उस वार्ड में वोट शिफ्ट कर दी, और लगभग 4-5 हजार लोगों को वोट नहीं डालने दिया। 3 बजे जो है पुलिस ने जो पोलिंग बूथ थे उन पर ताले लगा दिए, नो एंट्री। पिछले दिनों हमारे यहाँ चुनाव हुआ, मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव। उस विधानसभा चुनाव में गोली चली, लाठी पड़ी 3 बजे मंगलौर में, और जगह जगह बूथ कैप्चरिंग हुई। इस तरह का इन्होंने माहौल कर दिया। फिर बीजेपी की जो सरकार है वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी हमारे यहाँ रुड़की में एक स्वामी जी हैं, दक्षिणानंद भारती, उन्होंने मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पणी कर दी, उन्हें रात को पुलिस बुला के लाई, अच्छे से मालिश करी, सुबह जेल भेज दिया। तो जो ये लोग अभी जो कुछ कह रहे थे भाजपा के लोग के साथ, कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है, अपने परिवार को बचाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 11 साल की ईडी सीबीआई थक गई, कोई मकान नहीं ढूंढ पाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई फैक्ट्री नहीं मिली, कोई इनका खजाना वहां नहीं मिला। स्विस बैंक में वो बाबा रामदेव भी कहते थे कि साहब स्विस बैंक में खाता है, फलाना है, दिखड़ा, कहीं नहीं, एक चवन्नी नहीं मिली। दूसरी चीज, अपने ही मुकदमे में सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे ले लिया, और चार्जशीट इन्होंने इन द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि आप 365 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करें या इसे ड्रॉप करें। आधी अधूरी इन्होंने चार्जशीट जमा की। तीसरी चीज, इन्होंने अभी, क्योंकि हमारे बीच में एक पत्रकार भी बैठे हैं, वरिष्ठ विश्लेषक हैं रतनमणि डोभाल जी, इन्होंने अभी यूसीसी लागू किया। यूसीसी में इन्होंने जो हमारे यहाँ हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हैं, हिंदुओं की जो सबसे बड़ी जो मजबूती है वो वैवाहिक परंपरा, विवाह परंपरा है, सनातनी परंपरा है, जिसमें बाकायदा सौगंध और जो है 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 युवाओं का भी मिलन होता है। बिल्कुल। उसे खत्म करके इन्होंने लिव इन रिलेशन जारी कर दिया। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे लिव इन में रहें? लेकिन नहीं, अगर आपको उत्तराखंड में मूल निवास बनवाना है तो आपको 1985 से पहले के कागज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको लिव इन में रहना है तो सिर्फ 1 साल। दूसरी चीज इन्होंने कर दिया कि साहब अगर कोई आदमी अपनी वसीयत, विल, कोई इस तरह का दस्तावेज करता है तो उसे कचहरी जाने की, वकील की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन एक उस पर कर देगा। हजारों हजार
मुकदमे इसमें खड़े होंगे। और कानून जो है ये कहता है कि जब तक दो गवाह ना हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ना हो, वकील की मोहर ना हो और जो विल है वो जिलाधिकारी द्वारा अप्रूव्ड ना हो, उसकी स्वीकार्यता नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो ये तंगी का माहौल है, वो दर्शनानंद भारती भाजपा के बड़े वर्कर थे, मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दी और उनका तेल लगा के जो लट फेर दिया, जेल भेजे। जज ने कहा भाई कोई मुकदमा तो इन पे बन नहीं रहा, कि जी नहीं इनके ड्राइवर पे बन रहा है। अरे भाई ड्राइवर पे बन रहा है तो उसे जेल भेजो। ईडी अब ये हरक सिंह है, रोज इनके यहाँ कभी ईडी, अगर अभी आज हरक सिंह भाजपा में चले जाएं तो सारी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएंगी। 70,000 करोड़ का वाटर स्कैम का आरोप लगाया गया उन पे, हेमंत विश्व शर्मा पे। वो भाजपा गमन कर गए, उनकी जांच खत्म होगी। वो चले गए अजीत दादा पवार, उनकी खत्म होगी। शुभेंदु अधिकारी चले गए, उनकी खत्म होगी। और बहुत से लोग जो है जिनकी जांच थी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो भाजपा में चला गया उसका सारा मामला सही, और जो है जो भाजपा में नहीं है उसका सारा मामला खराब। कल को अगर भाई हमारे दीपक जी बैठे यूकेडी वाले अगर इन पर कहीं लपेटा पड़ जा तो इन बस इन्हें 100 गालियां देंगे, रवि भाई भी दे देंगे। लेकिन जैसे ये भाजपा का चोला पहन लेंगे, रवि कुमार जिंदाबाद। ये जो डिस्पैरिटी हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, जो जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आखिर एक बात बताओ, जब मैंने अपनी वोट कैंसिलेशन का आवेदन नहीं किया, मैं रुड़की छोड़ के नहीं गया, मैं देहरादून छोड़ के नहीं गया, मैं उत्तराखंड छोड़ के नहीं गया, तो मेरी वोट कैसे कट गई? जब मैंने जो है फॉर्म नहीं भरा शिफ्टिंग का, मेरी शिफ्ट कैसे होगी, कैंसिल कैसे होगी? राइट टू इंफॉर्मेशन में प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं रहेगा, उस पर 250 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा। वो जो बीफ वाली कंपनियों से पैसे ले रखे, कौन सा बॉन्ड है, उसकी जो सूचना मांगेगा उस पर 250 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा। यही तो संविधान को बचाना। और हरियाणा में जो दलितों का आरक्षण है विशाल जी, उसे इन्होंने जो है बांट दिया हिस्सों में। जिनकी आबादी ज्यादा है, 80, 70, 90% तक है रविदासियों की, उन्हें 10% में ले आए, जो अन्य है उन्हें 10% में ले गए। आप दूसरे समाज, अच्छा आपको उनके आरक्षण में छेड़छाड़ का तो अधिकार है, जातिगत जनगणना का है नहीं। आपको मुसलमान को आप आरक्षण नहीं देना चाहते, और मुसलमान कंपनियों को आपने हवाई जहाज भी दे दिए चलाने। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जब पुलवामा हमला हुआ उसकी जांच क्यों नहीं? जब पहलगांव हमला हो गया, गरीब लोगों ने, टैक्सी वालों ने, जो वैसे हैं घोड़े गाड़ी वाले, वो तो लोगों को फ्री ले जा रहे हैं, और हवाई जहाज वालों ने 3 गुने कीमत ले ली। तो कांग्रेस जो है इन सब चीजों जवाब को भी लेके, लेते हैं। बिल्कुल राजेश जी, जवाब भी लेते हैं। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं है रवि भाई के अरे पास। बोलने तो दीजिए, अब आपने अपने मन में सोच लिया जवाब नहीं देंगे, हो सकता हो कुछ जवाब ना देने वाले हो। हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे, देख लेना आप। नहीं आएंगे, वो सोच लिया उन्होंने, आज वो उस पर बात ही नहीं करेंगे। आज वो सोच के आए, इस पे बात नहीं करनी है। देखिए विशाल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस एक जो है संविधान बचाओ यात्रा निकालने के लिए तैयारी कर रही है, ये संविधान बचाओ यात्रा नहीं है, ये माता जी बचाओ, भैया जी बचाओ और जीजा जी बचाओ यात्रा है। संविधान कार्ड लेके जिस संविधान की प्रतिक्रिया लहराते हैं उसे आज तक इन्होंने पढ़ा नहीं है। जिस संविधान का लगातार दुरुपयोग करते आए, उस दुरुपयोग के तहत 88 बार चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। उस संविधान के तहत देश में इमरजेंसी लगाई, उस संविधान का दुरुपयोग जब हुआ, संविधान में इंदिरा जी ने घर में बैठ के अपने आप लिख दिया, उसने उसको उसका प्रेमबल चेंज कर दिया। उसकी मूल आत्मा को चेंज करने का काम अगर किसी ने किया, अपराध किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और जीते जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कई बार अपमान करने का अगर कार्य किया है तो कांग्रेस ने किया है। लगातार उनको चुनाव में हराने का काम हो पंडित नेहरू द्वारा, लगातार उनको संविधान सभा में ना पहुंच सके उसके लिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिस समय भारत पाकिस्तान अलग विभाजित नहीं हुए थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट दी थी। 3 जिले होते थे बंगाल में जो इस समय बांग्लादेश में चले गए। वो 3 गांव पूरे के पूरे हिंदू बहुल क्षेत्र थे। क्योंकि वहां से संविधान सभा में अंबेडकर जी चुन लिए गए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपनी सीट छोड़ के, नेहरू जी ने जिस समय
देश का बंटवारा हो, उन 3 गांवों को सिर्फ इस दुश्मनी में कि अंबेडकर किसी भी तरीके से संविधान सभा में ना रहे, उनको बांग्लादेश में दे दिया, जबकि वो हिंदू बहुल क्षेत्र थे। बता दीजिएगा। तो ये तरीके का काम, और जिस समय देखिए, जिस समय बाबा साहब रवि भाई कुछ पढ़ के कहो। अरे भैया पढ़ा ही है, आप नहीं पढ़ते। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला मैं, आपके सारे झूठ प्रपंच मैंने सुने हैं। देखिए, जिस समय बाबा साहब अपना शरीर छोड़ा दिल्ली में, उनके शव को उठाने के लिए जहाज भी दिया। जब उन्होंने जहाज लिया तो उसका बिल दिया उनकी धर्मपत्नी के नाम की, भैया ये खर्चा लगा, इसे खर्चे को देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का कृतज्ञ करने वाले ना बाबा साहब को जीते जी सम्मान दिया, और मरने के 56-57 साल तक उनको भारत रत्न दिया, जबकि खुद स्वयं नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, राजीव जी ने ले लिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा, इस देश की को चलने के लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया, उनको कभी भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका अपमान किया। फिर जब अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की संरक्षक वाली सरकार वीपी सिंह की थी, उस समय जो है उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। तो ये किसी भी सूरत में नहीं चाहते। और क्या क्या आप देखेंगे, आप अभी कह रहे हैं आरक्षणों को खत्म कर दिया। अरे भाई, दलितों का आरक्षण खत्म करके आपने वहां मुसलमानों को दे दिया कर्नाटका में। नहीं दिया तो बताओ, आप इसे भी झूठ बोलेंगे, क्यों दिया भाई? आप बताइए ना, क्या बाबा साहब ने लिखा था उसमें कि आरक्षण? नहीं लिखा था। आपने जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, वो किसी ने नहीं उड़ाई। और आप कह रहे हैं कि एक भी सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा सबूत नहीं है ईडी के पास। तो हम मान लिया, चलो मैं आपकी राजेंद्र जी आपकी बात मान ली, लेकिन कम से कम प्रभु वो कांग्रेस वो हमें भी ज्ञान दे दे। मैं एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं कि 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में कैसे खरीदती है, और जिसने खरीदी उसी ने लोन दिया। हमें भी ऐसा कुछ धंधा बता दो कि कैसे होता है, हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे। तो ये ज्ञान हमें नहीं देंगे। ये देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस जो है फ्रॉडबाजी, और ये सारे काम कोर्ट में हुए हैं। और देखिए कितना बड़ा अपमान इन्होंने किया। शाहबानों का मामला, जब कोर्ट ने एक महिला को उसके भरण पोषण के लिए, उसके लिए एक अपना आदेश दिया, तो राजीव जी ने उसको जो है पूरा सदन के अंदर पलट दिया, पूरे कानून को खत्म कर दिया कि नहीं भाई, ये हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आप बताइए ना, आपके अंदर किसी का सम्मान है ना? रविंद्र जी मेरी बात सुनिए। आपने पूरे देश का जिक्र कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप पहाड़ का भी जिक्र करते हैं। उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं बोल लेंगे कि यहाँ पे जो आरोप वहां के लोग लगा रहे थे, यहाँ के पलायन के बारे में बोलते, यहाँ इस जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके बारे में बोलते, यहाँ पर युवाओं के लिए क्या हो रहा है उसके बारे में बोलते। आपने शाहबानों और कहाँ के केसेस गिना दिए, लेकिन उत्तराखंड के आपने कोई विकास की बातें नहीं करी। अगर आप डिबेट अगर इस विषय पे रखते हैं, आपने डिबेट का जो मुद्दा रखा और जो राजेंद्र जी ने बोला, मैं उसका, आप अगर कहते हैं उत्तराखंड के समिट की बात होनी है, उत्तराखंड के रोजगार की बात होनी है, तो अब मैं उस पर बात करता। स्टार्ट तो उन्होंने भी किया ना, स्टार्ट तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड में वोट कटे। आप जवाब दीजिए, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट कटवा रहे हैं उत्तराखंड में, इसलिए आ रहे हैं हम। देखिए मैं फिर बता रहा हूं ना। देखिए, अभी कांग्रेस ने जिस प्रकार से, फिर आप कहेंगे कि बात वहीं पे ही आ गई। राहुल जी का ज्ञान विदेश में बैठ के कह रहे एक आदमी को 2 मिनट लगते हैं और इतने वोट कैसे पड़ गए। तो ऐसे अल्प ज्ञानी अल्प बुद्धि व्यक्ति को क्या जवाब देंगे? जिनके नेता इस तरीके की बात करते हो, उनके कार्यकर्ता किस उसके होंगे। तो ऐसी विषय पे मैं इसमें मूक रहना ही बेहतर समझता हूँ। मैं विशाल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल देना भाई साहब, बिल्कुल देना। मेरे से सवाल पूछा है, मेरे को जवाब दे दीजिए जल्दी से। अपनी बात खत्म करें जी। ज्ञान है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार का इनका ज्ञान है, जनता इन्हें लगातार हरा रही है। जनता इनको विपक्ष में बैठने के लिए, मुझे तो लगता है आगे आने वाला समय इन्हें विपक्ष की भी कुर्सी छीन लेगी इनसे, क्योंकि इनको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगी। तो ये अपनी हार का ठीकरा हमेशा किसी ना किसी पे फोड़ने की कोशिश करते हैं। ना तो इनके कोई वरिष्ठ नेता उसको स्वीकार करने को तैयार है। और जहां तक इन्होंने एक बात और कही थी जातीय जनगणना की, मैं इनसे दावा करता हूं, आप कर्नाटका में जातीय जनगणना करा दीजिए, आप तेलंगाना में करा दीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। आपको किसी ने नहीं रोका। आपकी महाराष्ट्र में भी सरकार थी, आपने नहीं किया। आपकी बिहार में भी नीतीश जी के साथ लालू जी के साथ थी, आपने नहीं किया। आपने किया तो उसको स्वीकार नहीं किया।
तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ ये एक माता जी, भैया जी और जीजा जी को चलिए बचाने ठीक के है, लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। जरा मैं यूकेडी और राजनीतिक विश्लेषक का भी रुख करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं सीधा रुख करूंगा यूकेडी से हमारे प्रवक्ता दीपक रावत जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप बताइए, कांग्रेस सड़क पर उतरकर ये रैली कर रही है, इससे पहले उन्होंने वोट को लेकर भी कि वोट चोरी को रोकेंगे, इसको लेकर भी आंदोलन किया, कई जगहों पर लोग बाहर निकले। तो लगातार 2027 के लिए अभी से पैड बनाना शुरू कर दी है कांग्रेस ने, अगर बात करें तो। विशाल पंडित जी, अगर जितनी बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सुनी और कांग्रेस के प्रवक्ता की सुनी, मुझे कहीं पर भी राज्य की कोई चिंता नजर नहीं आई। ना राज्य के मुद्दे नजर आए, ना राज्य के विकास के पथ पर किस प्रकार से और ज्यादा ये तेजी लाई जा सकती है, ना ये कुछ नजर आया। निश्चित रूप से, क्योंकि आज का डिबेट का इशू ये है कि कांग्रेस एक रैली निकाल रही है 30 तारीख को राज्य में, और पूरे राष्ट्रीय स्तर में मेरे ख्याल से उनका एक प्रोग्राम आया है केंद्र से। और केंद्र का जो प्रोग्राम है, जैसे आप कह रहे हैं कि 2027 के लिए लगता है ये रैली निकाली जा रही है, तो विशाल पंडित जी मुझे लगता है कि 2027 नहीं, क्योंकि केंद्र से आया है तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो तो जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं, और स्थानीय मुद्दों को सर्वोपरि रखकर ही जनता के बीच रैली निकालने के लिए कांग्रेस से जाती है। हमारा सिर्फ इतना मानना है इस मामले में कि देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका दुरुपयोग कर रही है। और जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में हमारे जो युवा दो नेता थे, जिस प्रकार से उन्हें जेल में डाला गया और जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए गए प्रशासन द्वारा, जो कि जब बेल भी तो स्पष्ट था कि वो बेल मिलनी थी, लेकिन जिस प्रकार से रातों रात उठाया और कर दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी विशाल जी कि पुलिस के मौजूदगी में समझौता होता है और 5 दिन बाद उसी समझौते में रैंसम का आरोप लगा देते हैं हमारे युवा नेताओं पर। तो जिस प्रकार से शासन प्रशासन का दुरुपयोग लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बीजेपी कर रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पर संविधान जो है कहीं ना कहीं पर खतरे में है। क्योंकि एक बात प्राय देखी गई है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर मैं बात करूं, जब बीजेपी डरती है तब एजेंसियों को आगे करती है। और राज्य में यही नारा है कि जब धामी जी डरते हैं तब पुलिस को आगे करती है। मतलब ये पर्यावरण है इस राज्य में और राष्ट्रीय स्तर में भी। पर क्योंकि चिंता प्रदेश स्तर की है, तो निश्चित रूप से यदि हम चाहते हैं कि, क्योंकि आज जो सदन के अंदर है वो मुख्य विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। अगर यही रैली इन्होंने प्रदेश बचाओ, प्रदेश बनाओ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात निकाला होता, यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं जो अभी भी मुंह बाए खड़ी हो रखी हैं, इस प्रदेश के बनने से पूर्व की जो समस्या है वो आज तक की नस है। परिसंपत्तियों के बंटवारे का सिर्फ हम ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती रही है और पूर्व में कांग्रेस ने करा। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। और अगर अब नहीं हो सकता तो कब होगा? ये ऐसे विषय हैं, मूल निवास का विषय है, सख्त भू कानून के नाम पर जिस तरह से लचर भू कानून इस प्रदेश को दे दिया गया है, और यूसीसी में जिस तरह से लगातार विसंगतियां पाई जा रही है, सरकार उसको सही करने की बात कर रही है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने जल्दीबाजी में इस प्रदेश को यूसीसी दिया, आपने जल्दीबाजी में इस प्रदेश को भू कानून दिया, इसी प्रकार से आपने जल्दबाजी में ही सारे कार्य आप करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई भी लाभ इस प्रदेश को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि ये मुद्दे अगर कांग्रेस के होते तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल भी उनका एक तरीके से मौखिक रूप से समर्थन करता, लेकिन क्योंकि उनके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे में मेरे प्रदेश को, जिस प्रदेश के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे प्रदेश के मुद्दे क्योंकि उसमें इतने प्रमुखता से नहीं है, गौण है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि उनको राजनीतिक, जो राष्ट्रीय स्तर में उनको राजनीतिक लाभ मिले, कांग्रेस को मिल सकता है। क्योंकि अगर स्थानीय मुद्दों पर इस प्रकार की रैली करें तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का सहयोग उनको जरूर मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो, अगर यहाँ के लोगों का विकास होता है, सामूहिक विकास होता है, सामरिक विकास होता है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल उनका साथ देंगे। बिल्कुल। रतनमणि डोभाल जी, राष्ट्रीय पार्टी कितने हद तक
जो स्टेट्स के मुद्दे होते हैं वो उठाती हैं। क्योंकि देखिए ईडी, सीबीआई सब कांग्रेस बहुत अच्छे समझती है कैसी एजेंसियां वर्क करती हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है। बड़ा सवाल यह है कि इस टाइम उत्तराखंड को, क्या मैं इस रैली के खिलाफ नहीं हूं, तो क्या समय की मैं बात कर रहा हूं, क्या इस समय इसकी जरूरत थी, या फिर उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बनाओ जैसा अभी यूकेडी के प्रवक्ता ने बताया, इस तरीके की रैली की जरूरत थी? उसके साथ आप इस पूरे आंदोलन को कंबाइन करते? देखिए विशाल जी, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है और भी पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपना जो कार्यक्रम है वो कैसे बनाते, क्या है वो एजेंडा, वो तो उसको तय करना है, हम उसको गाइड नहीं कर सकते हैं इस बारे में। ये बात अपने आप में सही है कि अभी हालांकि ये मुझे लगता है कि ये पहले से कार्यक्रम होगा, अभी जो घटनाक्रम जिस प्रकार से हो गया है उसमें कुछ आउट सा लगता है वो, लेकिन वो आएगा, इसमें इसको नहीं छोड़ सकते। हम ये कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, यूकेडी के जो प्रवक्ता बता रहे थे कि संविधान में अगर हमारे उत्तराखंड में, हम 25 साल का उत्तराखंड हो गया, रजत जयंती वर्ष में है, और जो संविधान प्रदत्त अधिकार से उत्तराखंड आज भी वंचित है। और ये दोनों ही शासक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी, इन्होंने ये मांग कभी नहीं की कि जो उत्तराखंड को आप जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। आज भी हमारा 25 साल के बाद भी संपत्तियों का जो मामला है उसका वो हमें अधिकार नहीं मिला है। हमें जो पूरा उत्तराखंड से जो जल है, नदियां, पानी है, वो पानी पे उत्तराखंड की हिस्सेदारी नहीं है। आप सब कुछ उत्तर प्रदेश के पास है, और ये स्थिति ये है कि हमारे जो हैंडसम मुख्यमंत्री हैं और ये शक्तिशालियों में भी 32वां स्थान उनको मिल गया है। ये 18 नवंबर को 2021 को जब लखनऊ में परिसंपत्तियों को लेके बंटवारे को लेके बात होती है कि ये संविधान सम्मति चीजें, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारी जब बैठक करते हैं तो उस बैठक में ये मुख्यमंत्री ये वहाँ ये अधिकार उनको दे के आते हैं कि जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला लैंड है वो हमको मिल चुकी थी, हाईकोर्ट का आदेश है उसमें, और उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री वहां ये समझौता करके आ गए। वो समझौता पत्र हमारे पास है, हमने इनके सांसद को भी दिया था कि ये क्या करके आ गए आप, कि उसमें ये कर दिया कि जो कुंभ मेला भूमि है वो उसका स्वामित्व जो है उत्तर प्रदेश के पास ही रहेगा। हमें जब मेलों की जरूरत पड़ेगी तो हम उत्तर प्रदेश से याचना करेंगे और उनसे कहेंगे भाई हमें मेला करने दो हमारी जमीन पे। ये स्थिति है। तो हम सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान सम्मत और संविधान के विपरीत कोई हो रहा है वो उत्तराखंड के राज्य के लोगों के साथ हो रहा है। अब ये जहां तक आप इसमें बहुत सारी अब यूसीसी का भी लिया, आरक्षण का भी सवाल इसमें जुड़ा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आरक्षण पे लोगों को लड़ाने की बात है। अरे जॉब है नहीं भाई, आप कौन सी वैकेंसियां निकाल रहे हैं जिसमें हिंदू को जॉब दे रहे हैं, एससी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं या मुसलमान को दे रहे हैं? जॉब तो बताओ, कर्नाटक में वालों ने कितनी जॉब निकाल दी मुसलमानों के लिए या कितनी घटा दी एससी के लिए, किसके उसके लिए? उत्तराखंड में कितनी जॉब दे दी आपने एससी को, एसटी को? ये सवाल ये है कि भर्तियों पे केंद्र ने भी रोक लगा रखी है, राज्यों ने भी रोक लगा रखी है और हमको लड़ाया जा रहा है आरक्षण पे। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह कि ये लोग जो है ये आरक्षण के में लोगों को लड़ा रहे हैं। संविधान, यहाँ पर संविधान को खतरा है, इससे भी खतरा है। ये बात सही है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, और पिछली बार मेरा खुद का वोट कट गया था मुझे दोबारा से आवेदन करना पड़ा, दोबारा चेक कर ली फिर ना कट जाए वो वोट जोड़ा। तो ये चीजें हो रही हैं, ये शरारतें हो रही हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। इनके जो पन्ना प्रमुख है, अन्ना प्रमुख है, वो उनका तो 24 घंटे यही काम है। कहीं नाम बदल दो, कहीं पर किसी का जात बदल दो, किसी को वो वहां भ्रांति हो जाएगी, आपका कुछ भी है। तो जब मतदान के दिन लोग देखते हैं, आम आदमी देखता नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन वो कांग्रेस को भी जो राजनीतिक पार्टी के रूप से उसको पहले से उसके दफ्तर को इस पर काम करना चाहिए, जो वाच करना चाहिए था। आपने अपने वोटरों को नहीं देखा, ये निकाय चुनाव में भी, न विधानसभा के चुनाव में भी, कि तुम्हारे वोटर गए कहाँ गए, पता चला कि वो तो थे नहीं। तो ये काम तो पहले होना था। इस पे प्रकाशन किया जाता है सरकार की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, तब उसके जांच के लिए आपको बुलाया जाता है कि आप देख लीजिए कोई छूट तो नहीं गया है। लेकिन तब हम सोए रहते हैं, क्योंकि हमने वो जो दफ्तर वाला काम है वो बंद कर दिया है, खाली लफाजी वाला काम रह गया है। ये इसलिए ये दिक्कत आ रही है, और उनको वो दफ्तर में अपना काम कर रहे हैं। तो ये उनकी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी को, वो सफल है उसमें। हम नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, तो वो पिछड़ रही है। कुल मिला के इसमें मैं जो समझता हूं कि ये बात सही है कि संविधान को हर समय, हर रोज तार तार किया जा रहा है, हर जगह पर, हर कुछ उस पर अगर कोई लगा हुआ है। हमारा अगर इस देश का सबसे बड़ा कोई चीज है, वो संविधान है। वो उतना बड़ा ना हमारा मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना कोई है। अगर कोई सबसे बड़ा सब लोगों का है, वो संविधान है। और वो संविधान को तार तार किया जा रहा है, चाहे वो जाने में हो, अनजाने में हो, और अनजाने तो वो है नहीं। तो इसलिए जानबूझकर चीजों को कुतर कुतर के एक एक करके उसको गड़बड़ किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जो सत्तारूढ़ दल है, निश्चित रूप से उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये संविधान भी नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है फिर बोलने वाले लोग भी नहीं रहेंगे। फिर आपको जो करना हो वो करिए, फिर कौन कहने वाला है, किसकी दुहाई दी जाएगी। राजेंद्र चौधरी जी, कई बातें आपके लिए रतनमणि डोभाल जी ने भी कही, और यूकेडी प्रवक्ता दीपक रावत ने भी कही, और रविंद्र कुमार ने भी कही। एक पहली चीज़ तो रविंद्र कुमार जी ने कहा कि जीजा, भैया और माता के लिए, तो इनके लिए तो हर कोई लड़ता है, लड़ना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ दीपक रावत जी ने कहा कि उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड बढ़ाओ टाइप का कुछ करते हो ज़्यादा अच्छा होता। और कांग्रेस में ऑफिस कल्चर ख़त्म हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, जैसा रतनमणि डोभाल जी ने कहा। राजेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। जैसे डोभाल जी ने कहा है और दीपक जी ने भी कहा, आपने जो केंद्रित किया ना अपने आप को, वो सिर्फ इस पे कर लिया कि क्या नाम जो है संविधान बचाओ रैली है। संविधान को हमें उत्तराखंड में भी बचाना है, देश में भी बचाना है। क्या उत्तराखंड के युवक युवतियों को यूसीसी के माध्यम से आप एक प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं? क्या आप यहाँ लिव इन रिलेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं? क्या इसे थाईलैंड बनाना चाहती है भाजपा? नंबर 1। नंबर 2, कुछ मैं परिसंपत्तियों के बारे में डोभाल जी की कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं 2003 से 2022 तक लगातार विद्युत नियामक आयोग में जाता रहा, और जो हमारे उपभोक्ता उनकी लड़ाई लड़ी। 22 के बाद मैंने तय कर लिया कि अब जाने से कोई फायदा नहीं है, चूंकि कोई सुनवाई नहीं। हमारा पानी है, हमारी जल विद्युत परियोजना है, हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी खपत से 4.5 गुना जल विद्युत उत्पादन से बिजली बनती। और हमें किस रेट पे मिली है बिजली? 6.5 रुपए से 8.25 रुपए भी जो नया रेट हुआ है, वही बिजली उद्योगपतियों को 4 रुपए 40 पैसे और 4 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट मिलती है पीक आवर्स में। क्या ये जो है एक प्रदेश एक नियम है? उपभोक्ता को, जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ का जो है गैर औद्योगिक उपभोक्ता है, उसे सस्ते दाम पे बिजली मिलनी चाहिए या नहीं? मैं भाई डोभाल जी से और रावत जी से भी पूछना चाहूँ। दूसरी चीज, अभी रवि भाई कह रहे थे कि हमें सिर्फ माता जी की या भैया जी की या किसी और की जी की चिंता है।
और उन्होंने 50 लाख में ले ली वो ले ली। भाई साहब, नेशनल हेराल्ड जो है ना वो राष्ट्र की धरोहर है। उसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है अपनी कलम का इस्तेमाल किया और वो कलम अंग्रेज के खिलाफ और हिंदुस्तान के हित में चली। वो सावरकर की कलम की तरह माफीनामे की कलम नहीं लिखी उन्होंने, इसलिए उसे बचाना पड़ा, उसके लिए कर्ज लिया। दूसरी चीज, आप कह रहे थे इतना बड़ा लेन देन हो गया। जब जय शाह 50,000 रुपए की कंपनी से 85 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकता है, 3.5 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर सकता है, तो आपने उसकी जांच की? 70,000 करोड़ कह रहे थे मोदी जी। चक्की पी सिंह मुख्यमंत्री, चक्की पी सिंह डिप्टी सीएम, चक्की पी सिंह केंद्र मंत्री। अरे आप किस मुंह से कह रहे हैं इस बारे में? दूसरी चीज ये है, हम और आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, देश यहीं रहेगा। हमें यहाँ के आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े की, बेरोजगार की बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अगर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लोग हमें कहेंगे कि वहाँ डोभाल जी भी थे, दीपक भाई भी थे, राजेंद्र चौधरी भी थे और विशाल पंडित जैसे जो है पत्रकार भी थे। इन्होंने उस समय पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल। आज उत्तराखंड का सारा खनन कहाँ की, कर्नाटक की, कहाँ की, हरियाणा की, गुजरात की कंपनियों को दे दिया। उस पर कोई बोला एक शब्द? किसी की भाजपा में किसी की रीढ़ है कि वो बोल जाए? किसी ने सवाल उठाया? जब एक मंत्री उसने पूरे उत्तराखंडियत को जो है चैलेंज किया, उस पर उसे डिफेंस करने में लग गए। ये आपका दोहरा चेहरा है। हमारा कहना यह है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। डोभाल जी, पिछले 9-8 साल की सरकार में कितने पर्चे लीक हो गए? आज हरिद्वार में 70% से ज्यादा पुलिस फोर्स कम है, देहरादून में 50% पुलिस फोर्स कम है। आज यात्रा शुरू होगी, जो हमारे यहाँ फोर्स कम है उसमें से भी यात्रा में लोग चले जाएंगे, तो हमारे कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? हमारे यहाँ लेखपाल कम है, हमारे यहाँ टीचर कम है, हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ कम है। क्या इनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमारे नव युवक हैं, युवतियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन डिग्री ले रहे, उनका लाभ नहीं उन्हें मिलना चाहिए? सरकार का दायित्व है प्रत्येक व्यक्ति को खाना देना, रोजगार देना, सुरक्षा देना, लेकिन नहीं, इनकी तो प्राथमिकता ये है नहीं। तीसरी चीज, उत्तराखंड राज्य में महंगी शिक्षा क्यों हो रही है? निजी शिक्षा, ये भी एक जो है संविधान की बात है कि राज्य सरकार का दायित्व है वो निजी क्षेत्र की शिक्षा को, मैं कहता हूं निजी क्षेत्र भी रहे, काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षण संस्थान हम बंद कर दें। 3,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, 500-700 बंद होने के कगार में, और प्राइवेट स्कूलों में 15-15 हजार एडमिशन फीस है। आज इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस बढ़ गई, 10वीं-12वीं के बच्चों की फीस 1 लाख से ज्यादा क्रॉस होगी, 20% बढ़ा दी। क्या कर रही थी ये सरकार? आप हॉस्पिटल चले जाइए, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है। क्या ये संवैधानिक हक नहीं है मेरा कि मुझे इलाज मिले? अगर नहीं है तो हम इसे स्थगित कर देंगे। अगर हमारे बच्चों को नौकरी पाने का अधिकार नहीं है तो हम 30 तारीख की इस रैली को स्थगित कर देंगे। अगर हमारे उत्तराखंड राज्य में जो यहाँ की वो है परिसंपत्तियां, उन पर हमारा अधिकार नहीं, हम इसे निरस्त करेंगे। अगर उत्तराखंड के संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं, हम इसे निरस्त करेंगे। अरे कैसी बात कह रहे हैं आप? कांग्रेस की सरकार ने सर्वाधिक विकास अगर किया तो उत्तराखंड में किया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए का 2002 से 2007 के बीच में निवेश हुआ। तिवारी जी ने कानून बनाया कि जितने भी यहाँ उद्योग लगेंगे 70% जो है बिजली, वो 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। आपने कौन सा रोजगार लाया? तिवारी जी की सरकार में गांव-गांव से, घर-घर से, गली-गली से बच्चों को रोजगार मिला। आज उनके परिवार वाले बुजुर्ग अपने बच्चों के जो है खुशहाली को देख के खुश हैं। आपकी सरकार में क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे भ्रष्टाचार में भाजपा के लोग पकड़े गए? कितने जो है पर्चे लीक हुए? सारे भाजपाई। आप लोग नहीं चाहते कि इस प्रदेश का विकास हो। आप लोग जो है, अभी इन्होंने वो वक्फ कानून के बारे में मैं कहना चाहूंगा विशाल जी, हमारे यहाँ वक्फ के चेयरमैन है शमशी शादाब शम्स। मैंने शादाब शम्स साहब को फोन किया जी कि शादाब भाई
किसी पत्रकार से मैंने फोन लिया, उनका नंबर, मैंने उन्हें फोन किया, शादाब भाई ये जो वक्फ कानून आया है अगर इसकी प्रति आप मुझे दे दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो है नहीं, और टीवी पर वो उसकी वकालत कर रहे थे। अरे आपने पढ़ा नहीं कानून, आपके पास है नहीं, और कानून के बचाव के लिए और चमचागिरी के लिए आप खड़े हो गए। वही स्थिति रवि भाई की है, अब नहीं करेंगे तो कहीं भारतीय जी वाला इलाज ना हो जा। चलिए ये जवाब तो दे देते हैं। सरकार डंडे के दम पे चलने वाली सरकार है। रवि जी 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, और 47 में जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हो पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज बांग्लादेश कहा जा रहा है, और 47 से 51 तक माननीय बाबा साहब अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री रहे। पढ़ के पूरा आया करो आप। दूसरी चीज, कानून मंत्री के साथ साथ वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और जब चुनाव हुआ, चुनाव दो दलों के बीच में होता है। नेहरू जी ने उनके सामने, चूंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौन थे मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़िए। वो मिलकर लड़े, पार्टी ने निर्णय लिया, और पार्टी ने निर्णय लेकर जो है उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा। बाई चांस की बात चलिए तो समय की बाध्यता है राजेंद्र जी, मैं रोकूंगा माफी के साथ आपको। रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष आरआरपी के, उनका भी हम व्यू जानेंगे। जल्दी से अपनी बात को रखें रविंद्र जी। मैं भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी कहा कि जो है नेशनल हेराल्ड जो है राष्ट्रीय धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर थी, लेकिन अब ये परिवार की धरोहर है। जब ये 1937 में शुरू हुई थी तो हजारों शेयर होल्डर, 50,000 से 85 करोड़ का कैसे व्यापार करा ये भी बताओ। बोला नहीं भैया बीच में, हजारों शेयर होल्डर से खत्म होते होते 3 शेयर होल्डर 2 शेयर होल्डर कैसे रह गए, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। आज इसीलिए इनको गिरफ्तार, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति गबन करने के लिए 90 तक भी इसमें 1000 से ऊपर शेयर होल्डर थे, महान क्रांतिकारी शेयर होल्डर थे। तो ये सब निपट के एक परिवार के शेयर होल्डर कैसे रह गए, ये जवाब इन्होंने नहीं दिया। और आपने कहा ना कि जय शाह के पास 50,000 से 80 करोड़ कैसे हो गए, तो आपके पास कुछ है तो जाइए, जैसे स्वामी जी गए थे, आप नहीं गए, इसमें किसी ने मुकदमा किया। ये कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड का संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर मुकदमा किया था, एविडेंस दिए थे। आप पे कोई एविडेंस है? आप खाली गाल बजाई करते हैं, चमचागिरी करते हैं। देखिए राजेंद्र भाई, चमचागिरी करने से कुछ नहीं होगा। ये चमचागिरी के चक्कर में कांग्रेस निपट गई। सच्चाई बोलिए, चमचागिरी मत करिए। चमचागिरी के चक्कर में पूरी कांग्रेस निपटा दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जी ने सौम्य ज्ञान दिया है। तो जिस प्रकार से आप ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान आपके पास हो। और आपने अभी कहा कि बाबा साहब 2 दलों के बीच की पार्टी की लड़ाई, 2 दलों के पार्टी की लड़ाई, आपने बाबा साहब को चुनाव ना जीतने के लिए सारे प्रयत्न किए, 3-3 बार चुनाव हरवाया उन्हें। जिस समय वो लास्ट बार चुनाव रहे 75,000 वोट उनके कैंसिल करवाए आपने, 75,000, 14,000 वोटों से हारे थे। जब उन्होंने रिट दायर की तो उसकी रिट आपने उनको वापिस करवा दी कि नहीं ये जांच नहीं होने की, तो इसलिए आपके ऊपर आरोप है। और बाबा साहब अगर संविधान सभा के सदस्य हुए या जो है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख हुए तो वो अपनी योग्यता के कारण हुए, किसी के कहने पे नहीं हुए। तो ये लाभ आप लेने की कोशिश ना करें। वो बाबा साहब का वो था कि जो उनको और लास्ट में भी जब वो चुनाव जीते महाराष्ट्र को, तो हिंदू महासभा के कैंडिडेट ने अपनी सीट छोड़ी जहां से बाबा साहब चुनाव लड़े, वहां से वो जीते और वो संविधान सभा में गए। इसलिए राजेंद्र भाई चमचागिरी छोड़ो और पढ़ा करा करो, और वो किताबें पढ़ो जो ओरिजिनल है। ये नक्सलियों वाली, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। रविंद्र जी ये तो पढ़ा करो इसको आप जिनकी किताब पढ़ लो आपको असली लग रही है, ये जिसकी किताब पढ़ेंगे इन्हें असली लगेगी, मैं जिसकी किताब पढ़ूंगा मुझे असली लगेगी। तो किताबों पे तो हम वो कह ही नहीं सकते। बाबा साहब की स्वयं की किताबें बता रहा हूँ मैं, तो बाबा साहब की स्वयं की किताबें बता रहा हूँ। कौन सी किताब पढ़ी आपने बाबा साहब की? किताबें, चलिए जल्दी से एक किताब का नाम बता दीजिए जो आपने लेटेस्ट पढ़ी हो। कौन सी किताब पढ़ी आपने बाबा साहब की? जो उन्होंने भारत के विभाजन के ऊपर जो किताब लिखी है उसे पढ़ो ना। पार्टीशन ऑफ इंडिया, आप पढ़िए उसे, जो उन्होंने लिखी है उसमें पढ़ के देखिए। आप पढ़ के देखिए ना,
आपने पढ़ाई? चलिए ठीक है, मैं मेरे पास समय की कमी, मैं शिव प्रसाद सेमवाल जी के पास जाऊंगा। शिव प्रसाद जी, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? शिव प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। सर क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। कांग्रेस लगातार कह रही देश में उत्तराखंड में संविधान बचाने के लिए रैली निकाल रही है, और लगातार अभी नहीं, इससे पहले वोट को लेकर, रोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर अब वो फिर से बूस्टअप कर रही है पार्टी को। हाँ सर, ये बात है, हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और हम लोग भी विपक्ष के पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वही काट रही है जो कांग्रेस ने बोया। अगर कांग्रेस की लीडर आयरन लेडी इंदिरा गांधी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम नहीं करती, जो शुरुआत उन्होंने की, वही आज की डेट में वही काम नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी संस्थाएं खत्म करी, तो आज कांग्रेस को यह कहने का कोई हक नहीं होता कि संविधान बचाओ। उन्होंने संविधान के जितने खंबे, जितने लॉपिंग इंदिरा गांधी जी ने की, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी भी अभी तक नहीं कर पाए होंगे, उस तरीके से नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आज समाज भी एक्टिव है, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया काफी मुखर है, जो उस दौरान पे कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं। तो ये वही वो काट रही है जो कांग्रेस ने बोया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस की इन्हीं कारनामों के कारण तो कांग्रेस को नकारा, और भाजपा लगातार सत्ता में बनी हुई है, और अब भी भाजपा बोल रही है कि अभी पहले चाय वाले थे, अब गाय वाले आएंगे, उसकी प्रॉपर तैयारी हो रही है। तो भाजपा को ये देखना चाहिए कि उन्हीं परिपाटियों पे न चला जाए जिसके लिए जनता ने कांग्रेस को नकारा है। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब सेंटर में भी जनता जो है कांग्रेस को नकार देगी। स्टेट में कांग्रेस की बहुत सारी जगह बुरी हालत हो ही रही है, और कांग्रेस, भाजपा के पास भी एकमात्र मुद्दा है केवल हिंदू मुस्लिम का, कांग्रेस के पास एकमात्र मुद्दा है जातिवाद का। तो ये जो संविधान बचाओ रैली की बात कर रही है, ये वाकई बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। नई पीढ़ी को, जो लोग नए आ रहे हैं या कांग्रेस के आने के बाद से जो लोग नए वोटर बने, उन्हें इस बात से क्या मतलब कि पहले क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया। उनको तो अभी दिख रहा है ना, राहुल गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी, उनको तो ये चीजें याद आ रही। नीट पेपर कैसे लीक हुआ, भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, से ही पूछने चाहिए, क्योंकि विपक्ष से सवाल पूछ के तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, वो चले गए फिलहाल। चलिए, समय की बाध्यता है शिव प्रसाद जी, और अब जैसे कि मुझे लगता है उनके पास भी समय की बाध्यता थी, रविंद्र जी के पास, वो भी चले गए हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतनमणि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस संविधान रैली निकाल रही है, इस संविधान रैली को लेकर बीजेपी ने आड़े हाथों जरूर लिया है, लेकिन अब देखना होगा 2027 से पहले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस पूरी रैली से क्या रस निकालते हैं। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए केन्यूज इंडिया। नमस्कार।